हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक ऑफिशियल पे मैं मुकेश वर्मा एक बार फिर से आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सबको पता है कि हम लोग यूपी पीसीएस प्री के पहले एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमने अभी तक 2022 का, 21 का, 20 का, 19 का, 2018 का, ठीक है, ये 5 पेपर 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 5 पेपर हमने आपका प्रीवियस ईयर का सॉल्व करा दिया है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं यूपी पीसीएस का पेपर नंबर 6, यानी कि जो 2017 में आपका प्रीलिम्स का पेपर हुआ था वो आज हम सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देख ही रहे होंगे कि आज हम लोगों ने अपने यूथ कंपटीशन टाइम्स का नया टी शर्ट भी लॉन्च कर दिया होगा। उस टी शर्ट में आप मुझको देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स आपके लिए बेहतरीन शुरुआत करने जा रहा है। हम लोग नए नए प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी पीसीएस का आपका चल ही रहा है, यूपी स्पेशल की क्लासेस लाइव में चला रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा जो वीडियो के परीक्षार्थी हैं, लगातार वो लोग भी बोल रहे थे सर कि वीडियो के लिए जीएस की प्रीवियस ईयर कक्षाएं चलाइए। तो प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग जीएस वालों को भी जो वीडियो का एग्जाम देने जा रहे हैं जून में, उनके लिए भी बहुत जल्द शुरू करने वाली। तो हमारी टीम अब बहुत तेजी से काम करना स्टार्ट कर चुकी है। नए नए प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, नए नए इनिशिएटिव कर रहे हैं। ऐप के बारे में हमने बहुत कुछ अपडेट कर दिया है, वहां से भी आप बहुत सारी चीजें अपडेट पाते रहेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट आज का क्लास। आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2017 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। परीक्षा तिथि 24/9/2017 को हुई थी, ठीक है। चलिए, तो पहला पोर्शन हम लोग प्राचीन इतिहास संबंधित सवाल देखने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है। बताइए अघन्या शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है पुजारी के लिए, बी दिया है स्त्री के लिए, सी दिया है गाय के लिए, या फिर ब्राह्मण के लिए। आप सबको पता है कि ऋग्वेद में जो अघन्या शब्द मिलता है उसका मतलब किससे है, गाय के लिए है, ठीक है। किससे है, गाय के लिए है, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई। ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी जान लीजिए। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अगर आपसे पूछे कौन है, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक है आपका ऐतरेय और दूसरा आपका क्या है, कौसुतकी, ठीक है। तो एक है आपका ऐतरेय और दूसरा है आपका कौसुतकी, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या है, कौसुतकी, और एक है आपका ऐतरेय। इसी तरीके से चीजें पूछी जाएंगी। बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग ये सेशन करवा रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूपी पीसीएस प्री के सामान्य अध्ययन के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पिछले 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिया, ठीक है, यकीन मानिए कि आप 15 से 20 क्वेश्चन बाकी लोगों से एक्स्ट्रा रहने वाले हैं, ठीक है। और यूपी पीसीएस में तो एक एक क्वेश्चन पे मारा मारी होती है। तो ये सेशन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या सही हो जाएगा, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द किसके लिए संदर्भित है। तो अघन्या शब्द आपका गाय के लिए है, ठीक है। किसके लिए है, गाय के लिए है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा कर लिया कि ऐतरेय और कौसुतकी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है आपके ऋग्वेद के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला। बताइए अजंता में, एलोरा में, कन्हेरी में, या फिर कार्ले में। तो किस गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बताइए किसमें अंकन मिला है। तो भैया ये अंकन आपका मिला है कन्हेरी की गुफा में, ठीक है। कन्हेरी की गुफा जो कि आपकी 3री से 9वीं शताब्दी के बीच में बनी हुई मानी जाती है। किस शताब्दी के बीच में, 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। और ये गुफा जो आपका है कहां पे स्थित है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। मुंबई शहर के पश्चिम में, बोरावली के उत्तर में, मतलब महाराष्ट्र या मुंबई हम कह सकते हैं। तो कन्हेरी की गुफा आपकी कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। तो मुंबई महाराष्ट्र में ये गुफा आपकी स्थित है, जहां पे आपको क्या मिलता है, 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन यहां पे कन्हेरी की गुफा में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पे जितनी गुफाएं हैं लगभग 109 गुफाएं हैं। कन्हेरी में लगभग 109 गुफाएं हैं और ये सभी आपका बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। सभी गुफाएं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। लगभग 109 गुफाएं कन्हेरी की गुफाओं में स्थित हैं। आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल क्या है, दिया है
तीसरे नंबर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका दिया है पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। ठीक है। दूसरा आपका दिया है पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। बताइए, इसमें पहला ऑप्शन एक शब्द आपको दे दिया, पहला वाक्य दे दिया, इसके बाद दूसरा वाक्य दिया है। पहला वाक्य कह रहा है कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और जो बिहार हैं वो चट्टानों कर काटकर बनाए गए हैं। तो यह क्या सही है? तो 3 का 1 जो है वो तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए, तो ये भी सही है। तो इसका कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है कि किसका जो चिन्ह था वो क्या है। यहाँ पे आपके तीर्थंकरों के बारे में सूची 1 में दिया है, दूसरे में उनके चिन्हों के बारे में दिया है। ठीक है। पारसनाथ का क्या था? सर्प था। ठीक है। पारसनाथ का क्या था? सर्प था। आदिनाथ का क्या था? वृषभ था। ठीक है। आदिनाथ का क्या है? वृषभ है। मल्लिनाथ का क्या है? जलकलश है। शंभुनाथ का क्या है? अश्व है। चीजें मिला दिए गए। तो देखिए, पारसनाथ का चिन्ह जो है वो आपका सर्प है। आदिनाथ का क्या है? वृषभ है। शंभुनाथ का क्या है? अश्व है। और मल्लिनाथ का क्या है? जल कलश है। चीजें क्लियर हो गई। तो 1 का ए हो गया, ए का 1 हो गया, बी का 4 हो गया, ए का 1 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का क्या हो गया? 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आदिनाथ का जो चिन्ह है वो क्या है आपका? वृषभ है। मल्लिनाथ का चिन्ह जो है वो क्या है आपका? जलकलश है। पारसनाथ का क्या है? सर्प है। शंभुनाथ का क्या है? अश्व है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में, बराबर पहाड़ी के गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक आपका सही नहीं है? इनमें से 4 वाक्य दिए हैं। सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य ऐसा है निम्न में से जो आपका सही नहीं है। ए ऑप्शन में आपका दिया है बराबर पहाड़ी की कुल 4 गुफाएं, तो बिल्कुल सही है, बराबर पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं। बी आपका दिया है कि 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, तो यह भी सही है कि 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख आपके उत्कीर्ण किए गए हैं। तीसरा ऑप्शन जो दे रहा है आपका सी ऑप्शन दे रहा है कि ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। तो ये सारे जो आपके गुफाएं हैं ये वहां के आजीविकों को क्या किए गए हैं? समर्पित किए जाने का उल्लेख करते हैं। तो 3 ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन दे रहा है ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, तो ये आपका गलत है, क्योंकि ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं है बल्कि मौर्यों के समय के हैं, यानी 322 से लेके 185 ईसा पूर्व के आसपास ये आपके बनाए गए हैं, ना कि 6ठी शताब्दी में बनाए गए हैं। ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैंने बताया ये आपके 322 से लेके 185 ईसा पूर्व यानी मौर्यन के काल में ही बनाए गए हैं। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया है कि ये अभिलेख आपके 6ठी शताब्दी के हैं, तो यही आपका गलत है। 1, 2, 3 यानी ये तीनों सही है और ये आपका गलत है। ओके, सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा सवाल आपके सामने है। सूची 1 में दिया है कला के विषय में और सूची 2 से आपके मिलाना है। ठीक है, कुछ बारे में दिया है। तो गांधार कला आप सबकी पता होगा कि किसकी देन है? कुषाणों की देन है आपकी गांधार कला के बारे में। जूनागढ़ शिलालेख आपका रुद्रदामन 1 से संबंधित है, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, किससे संबंधित है? रुद्र दामन से। ठीक है। मिलिंद पन्हो आपको पता होगा मिलेंडर से संबंधित है। मिलिंद पन्हो से किससे संबंधित है? मिलेंडर के बारे में मिलता है जानकारी। और तक्ष शिलालेख आपका पति से संबंधित है। तो गांधार कला किससे हो गया? कुषाण। ए का क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, ए का 3 हो गया। बी का क्या हो गया? 4 हो गया। सी का क्या हो गया? 1 हो गया। और डी का क्या हो गया आपका? 2 हो गया, यानी 3, 4, 1, 2 हो गया। ये आपका सही हो गया। ठीक, आगे बढ़िए। देखिए अगला सवाल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। बताइए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ऑप्शन ए दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बी दिया है राजस्थान में, सी दिया है बुंदेलखंड में और डी दिया है रुहेलखंड में। ठीक है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? बताइए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी अगर पूछ ले आपसे क्या थी तो क्या बताएंगे? इसकी राजधानी क्या थी भैया? इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। ठीक है, मत्स्य जनपद की राजधानी अगर पूछ ले आपसे कहां थी तो विराटनगर में थी। और जो सवाल आपसे पूछा हुआ है कि कहां पे स्थित है आपका मत्स्य जनपद,
तो राजस्थान में ये स्थित है। ठीक है, मत्स्य जनपद कहाँ पे है? राजस्थान में। और इसकी राजधानी क्या है? विराटनगर है। इस बात का भी ख्याल आप सब रखिएगा। ठीक है, विराटनगर में। चलिए, कुल कितने महाजनपद हैं? तो कुल आपके 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। कहां पे? अगर आपसे पूछे ये जो 16 महाजनपद हैं, कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद के बारे में चर्चा मिलती है। तो इन 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा आपको कहां पे मिलती है, ये बताइए। तो आप सबको पता है कि इसके बारे में चर्चा जो मिलती है वो एक बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, किसमें मिलती है? अंगुत्तर निकाय में इसके बारे में चर्चा मिलती है। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय, ठीक, कहां पे चर्चा मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा मिलती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कई बार यह सवाल भी पूछा गया कि ठीक है कि 16 महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है? तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। तो इसी बौद्ध ग्रंथ से हमको इसके बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, पूछ लेता है इन 16 महाजनपदों में यूपी के कितने महाजनपद शामिल थे? जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है शायद 6 महाजनपद ऐसे हैं जो कि आपके यूपी के शामिल थे। ठीक है, 6, मुझे अगर सही है आप करेक्ट करिएगा क्या है। चलिए, 8 नंबर सवाल है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताइए, जौनपुर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसकी याद में? जौना खां की याद में। जौना खां किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपका जौना खां था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपका क्या था? जौना खां था। और इसी की याद में इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना यानी जौनपुर शहर की स्थापना आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना किया था। तो चीजें क्लियर हो गई। जौना खां की याद में इसकी स्थापना आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। जौना खां का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, लेकिन सवाल पूछ रहा है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक जो था वो हुसैन शाह सरकी था। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, चीजें क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में पराजित किया था? सवाल आपका पूछ रहा, पहले इसको समझिए कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? इल्तुतमिश की सेना को, बलबन की सेना को, अलाउद्दीन खिलजी की, या मोहम्मद बिन तुगलक की? तो 1303 के आसपास जो काकतीय शासक थे, दक्षिणी जब अभियान चालू किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसी को काकतीय शासकों ने क्या किया था? पराजित किया था। तो 9 का आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो काकतीय वंश की सेना ने वारंगल में आपका हराया था। किसको? वारंगल में आपको अलाउद्दीन खिलजी को परास्त किया था जब ये दक्षिण का अभियान कर रहा था। ठीक, दक्षिण के अभियान के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? बताइए, अकबर के शासनकाल में पूछ रहा है कि दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सी ऐसी पद्धति थी जिसके माध्यम से भू राजस्व वहां पे वसूला जाता था? दिया है आपका कनकूट था, हल की संख्या थी, जब्त थी, या फिर गल्ला वक्सी थी। 10 नंबर सवाल आपके सामने है। तो देखिए, कनकूट भी नहीं था आपका, हल की जो संख्या है, नंबर ऑफ प्लाफ, इसी के माध्यम से वहां पे वसूली होती थी। ठीक है, तो हलों की संख्या के हिसाब से आपका क्या डिसाइड किया जाता था? अकबर के शासनकाल में दक्कन में पूछा था किस पद्धति से भू राजस्व वसूला जाता है? तो हल की संख्या के आधार पर आपका ये वसूला जाता है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए, 11वां सवाल है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? बताइए, जहांगीर के शासनकाल में इनमें में से किसने यात्रा की थी? यही सवाल आपसे पूछ रहा है। दिया है फादर एंथोनी मास्फेट ने, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने, निकोलो मनुची ने, फ्रांकोइस बर्नियर ने। तो आप सबको पता है कि जब पेल्सर्ट आया था, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट आया था, वो किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में ही आया था। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर जो था वो किसके शासनकाल में आया था? तो ये जो आपका वर्नियर दिख रहा है, ये आपका किसके शासनकाल में आया था? शाहजहां के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये आपका शाहजहां के शासनकाल में आया था। चीजें क्लियर हो गई।
और बेलसठ किसके शासनकाल में आया था? ये आपका जहांगीर के शासनकाल में आया था। चीजें क्लियर? चलिए, इसके अलावा जो आप देख रहे हैं एंथोनियो मार्सेट के बारे में, एंथोनियो मार्सेट किसके दरबार में आया था? तो एंथोनियो मार्सेट के साथ ही आप ये आया था अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास के बारे में सवाल देखेंगे। दिया है सुमेलित नहीं है हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसी में आपके शाह आलम द्वितीय और ये सब अवध के नवाब वगैरह मिलकर भाग लिए थे, और इधर से आपका हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। इसके अलावा पलासी का युद्ध कभी कभी पूछ लेता है, तब कब हुआ था? पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका पलासी, ये हो गया इधर। लॉर्ड हेस्टिंग आपका आंग्ल नेपाल युद्ध के समय था। ठीक है, लॉर्ड बिलीजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर के समय थे, और तृतीय आंग्ल मराठा के समय कौन था? तो तृतीय आंग्ल मराठा के समय आपका कॉर्नवालिस नहीं था, बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। इस बात को आप याद रखिएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1817 से 1818 के बीच में ये युद्ध हुआ था, और इस समय आपका लॉर्ड हेस्टिंग ही था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल था। चीजें क्लियर? तो लॉर्ड हेस्टिंग, तो कौन सा क्लियर नहीं है? ये कॉर्नवालिस किससे संबंधित था? तो अस्थाई बंदोबस्त। कॉर्नवालिस किससे संबंधित था? अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित था। अस्थाई बंदोबस्त कब आया था? 1793 में आया था। ठीक है, 1793 में आपका अस्थाई बंदोबस्त आया था। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है, 13 नंबर सवाल है। पूछ रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस अवस्था का बाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, तो दिया है आपका वारेन हेस्टिंग, जीबी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव और हेनरी हुंडाफ। तो इन चारों में से नहीं किया था। ये जो आपका जीबी मैकाले दिया है ना, ये जीबी ना होके डीबी मैकाले ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? डीबी मैकाले ने कहा था इस बारे में। ठीक, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? बताइए, डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहां कहां पे स्थापित किए थे? यही सवाल आपसे पूछा है कि निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने व्यापारिक अड्डे आपके स्थापित किए थे। ठीक है, तो प्रथम डच खाना कहां लगा था? मसूलीपट्टम में। कब लगा था? 1605 में। ठीक है, तो ये आपका प्रथम व्यापारिक अड्डा था। ठीक है, डचों का पहला व्यापारिक अड्डा कौन सा था? तो डचों का जो प्रथम व्यापारिक अड्डा है वो 1605 में मसूलीपट्टम में बनाया गया था। ठीक है, नागीपट्टम में बना था, चिंसुरा में बनाया गया था, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। तो उपरोक्त सभी जगहों पे आपके डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, लेकिन पहला अड्डा उनका जो था वो मछलीपट्टम में 1605 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस बात की आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम डच कारखाना या व्यापारिक अड्डा कहां बनाया गया? 1605 में मसूलीपट्टम में। इस बात की ध्यान आप लोग रखिएगा। आगे बढ़िए और देखिए अगला सवाल है। देखिए 15 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। बताइए, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो बिल्कुल सही है कि धन की निकासी का जो स्वरूप था वो अप्रतिफलित था। ठीक है, तो 15 का आपका दोनों सही है। ब्रिटिश काल में भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था और धन निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ये दोनों सही है और व्याख्या भी आपका करता है, तो 15 का ए सही हो जाएगा। विद्रोह के बारे में दिया है, कह रहा कौन सुमेलित नहीं? पावरा विद्रोह 1873 में हुआ था। बिल्कुल सही है। दक्कन किसान विद्रोह भी 1875 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह के बारे में आप सबको पता होगा कि सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 1763 से लेके 1800 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1763 से लेके 1800 के बीच में आपका क्या हुआ था? सन्यासी विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1800 में। और 1831-32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था। 1870 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? 1831 और 32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था। चीजें क्लियर हो गई। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में, कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 के बीच में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 में हुआ था। दक्कन किसान 1875 में हुआ था। चीजें समझ में आ गई कि नहीं, ये बताइए। चीजें समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आपको कोई ना कोई एक विद्रोह पूछेगा, मिलाने के लिए दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है या निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो जब आप बाकी विद्रोहों के बारे में जानते रहेंगे तो आराम से चीजें इजी वे में आप क्या कर पाएंगे,
सही कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, पावना विद्रोह 1873 में, दक्कन किसान 1875 में, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में, और कोल विद्रोह आपका 1831 और 32 में हुआ था। तो पूछा कौन नहीं सही है, तो इसमें तो ये दोनों नहीं सही है। ठीक है, ये दोनों नहीं सही है, याद रखिए। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो 1856 के जूरी अधिनियम का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? राजा राममोहन राय ने किया था। ठीक है, राजा राममोहन राय ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, चलिए, दिया है जूरी अधिनियम कब आया था? 1826 में, इसको भी याद रखिएगा। 18 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो आप सबको पता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में चल रहा था, उस समय 3 जगहों पे आपकी किसकी स्थापना हुई थी? स्थानीय या जातीय सरकार की स्थापना हुई थी 3 जगहों पे। उन 3 जगहों में से एक जगह है आपका मिदनापुर यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, उनमें में से एक जगह है आपका मिदनापुर जो कि बंगाल में है। इसके अलावा एक सरकार की स्थापना और हुई थी बलिया जिले में। ठीक है, बलिया में, ठीक है, जो कि कहां है? यूपी में। इसकी स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, चित्तू पांडे के नेतृत्व में यहां पे भी आपकी अस्थाई और स्वतंत्र सरकार बनी थी बलिया में। मिदनापुर बंगाल में भी आपकी अस्थाई सरकार बनी थी, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा कि कब बना था, बताइए कब बना था? तो देखिए 1942 का जो संघर्ष हो रहा उसी समय बना था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही 3 जगहों पे आपकी सरकार बनी थी, और एक बनी थी आपकी सतारा या महाराष्ट्र में। ठीक है, सतारा महाराष्ट्र में है आपका। ठीक है, महाराष्ट्र में। तो इस बात का अब आप लोग ख्याल रखिएगा कि मिदनापुर की अगर बात कर ले हम, मिदनापुर में जो बना था बंगाल में है। कब बना था? 1942 में, बलिया में। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन आपको 1942 में चल रहा था, उसके अंतर्गत 3 जगहों पे आपकी स्थानीय सरकार बनी थी। अंग्रेजों को रिप्लेस करके इन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। यह काम हुआ था मिदनापुर यानी पश्चिम बंगाल में, बलिया यानी यूपी में, सतरा यानी महाराष्ट्र पे। इन 3 जगहों पे अपनी सरकार आपकी बनी थी। चीजें याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। देखिए 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणी की थी? तो ये टिप्पणी किस मामले में आई थी? मेरठ षड्यंत्र केस के मामले में इन सब ने आपका सहयोग की अपील की थी। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था? तो 1929 से 33 के बीच में ये मुकदमा आपका चला था। ठीक है, 1929 से 33 के बीच में आपका ये मुकदमा चला था। इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन हो या हेराल्ड लास्की हो, रूजवेल्ट हो, इन सब ने, यानी कि इसके चर्चा आपकी विदेशों में हुई थी और ये सब लोग इसके समर्थन में आपके खड़े हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो बताइए स्वराज दल कब बना था? स्वराज दल आपका 1923 में बना था। कहां पे बना था स्वराज दल? तो 1923 में इसका गठन आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद में किया गया था। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एम.एन. नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहां पे? 1923 में, इलाहाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। पूछ रहा है इनमें से किसने इसका समर्थन किया था, बताइए। तो समर्थन किसने किया था आपका? जिन्ना ने किया था। ठीक है, जिन्ना ने इस दल का आपका समर्थन किया था। उस समय ये राष्ट्रवादी था, तो एम.ए. जिन्ना ने आपका इसका समर्थन किया था। चीजें समझ में आ गई। स्वराज दल के गठन के बारे में चर्चा कर लिया। कब बना था? 1 जनवरी 1923 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना किया था। चीजें समझ में आ गई। क्यों किया था? इसका बेस क्या था? तो इसलिए स्वराज दल की स्थापना इन्होंने किया क्योंकि जब 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया, किसके बाद? चौरी चौरा हत्याकांड जो आपका हुआ था 4-5 फरवरी को, उसी हत्याकांड के बाद इसको जब गांधी जी ने वापस लिया तो ये सब नाराज होकर उस समय एक वैक्यूम हो गया था, लोग शिथिल पड़ गए थे। तो उसी को देखते हुए मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने उस समय आपकी स्थापना करवा दी थी। किसका? स्वराज दल की स्थापना कर दी। तो उस वैक्यूम को भरने के लिए कोई ना कोई जरूरत थी कुछ आंदोलन करने की, तो इन दोनों ने उस समय आपका स्थापना की इलाहाबाद में। याद रखिएगा, उसका बेस यही है। आगे, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी? बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले
पूछा जाता है गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था, बताइए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, महात्मा गांधी के क्या थे? ये राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, राजनीतिक गुरु थे, इस बात का याद आप लोग रखिएगा। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हो गए? गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? गोखले के द्वारा ही किया गया था 1905 में। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना गोखले के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। इस बात का भी ख्याल आप लोग रखिएगा। ठीक है, चीजें क्लियर? चलिए 22 नंबर आप सवाल आपके सामने है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। इसमें तो ये छप के आ गया। रॉलेट रेड कब आया था? 1919 में आया था। चंपारण सत्याग्रह कब आया था? 1917 में हुआ था। खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? ये भी आपका 1918 में हुआ था। लेकिन कब हुआ था, दोनों में अंतर है। खेड़ा पहले हुआ कि अहमदाबाद पहले हुआ? तो इसके लिए एक बहुत ही अचूक दवा दे रहा हूं, एक ऐसा केक खाने को आपको दे रहा हूं कि उस केक को खाइए और जिंदगी में कभी भी आप चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के बारे में भूलेंगे नहीं, कौन पहले हुआ था कौन बाद में। तो ये एकदम घुट्टी खिला रहा हूं आपको केक वाली। केक खाइए और इन तीनों को याद करिए। क्या खाना है? केक खाना है। ये देखिए CAKE, केक। सी से क्या होता है? चंपारण। तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? चंपारण 1917 में। ए क्या होता है? अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूरों वाला। और उसके बाद दिया है केक में CAKE। के मतलब क्या होता है? खेड़ा। KEDHA, खेड़ा का जो आंदोलन हुआ था वो इसके बाद में हुआ था। केक याद कर लीजिए, CAKE, पहले सी चंपारण, उसके बाद ए अहमदाबाद, उसके बाद KE मतलब खेड़ा। तो खेड़ा अहमदाबाद के बाद में हुआ था। तो पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हुआ था? चंपारण। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 2। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा? 2। 2 के बाद क्या हो जाएगा? 1। 1 के बाद क्या हो जाएगा? 3। 2 1 3 कहां पे मिल रहा? देखिए सबसे पहले हुआ था 2। चंपारण सत्याग्रह आपका कब हुआ था? सबसे पहले हुआ था। चंपारण के बाद पहले खेड़ा हुआ था कि पहले अहमदाबाद हुआ था? बताइए। तो पहले आपका अहमदाबाद होगा, यहां पे देख लीजिए। तो अहमदाबाद मतलब 4 3 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या ट्रिक बताया मैंने? केक से आपको याद करना है इसके बारे में, CAKE। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ? चंपारण। ठीक है, चंपारण। उसके बाद ए से क्या हुआ? अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, और KE से क्या हुआ? खेड़ा आंदोलन हो गया। KE मतलब खेड़ा हो गया। तो अहमदाबाद के बाद ही खेड़ा हुआ था। दोनों 1918 में हुए थे। इस ट्रिक से केक के माध्यम से एक बार केक खाइए और जीवन में कभी भी दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़िए। अगला भूगोल के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। सिपकीला आपका कहां है? बोमडिला कहां पे है? नाथुला कहां पे है? जोजिला कहां पे है? ये आपका मिलाना है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो बोमडिला आप सबको पता कहां पे है? अरुणाचल में है। सिपकीला कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सिपकीला पर्वत दर्रा आप कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। बोमीडाला और सेला ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो बोमीडिला और सेला ये आपका कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा नाथुला दर्रा दे रहा भैया मेघालय में। अरे प्रभु, मेघालय में नहीं, सिक्किम में होगा। नाथुला दर्रा कहां पे हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। और जोजिला आप सब जानते हैं जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, सवाल पूछा था। तो 3 नंबर सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, ना कि मेघालय में है। चलिए आगे बढ़िए। जलप्रपात और नदी, कौन सा जलप्रपात किस नदी पे है? बताइए। जोग आपका कहां पे है? शरावती नदी पे है। ठीक है, दूध सागर कहां पे है? मांडवी नदी पे है। मांडवी कहां पे है? ये आपका गोवा में है। ठीक है, गोवा में बहती है। याद हो गया। इसके अलावा देखिए ए का 4 हो गया और डी का 3 हो गया। ए का 4 हो गया और डी का 3 हो गया। कहीं और दिख रहा है? तो ए का 4, डी का 3, बी का हो जाएगा 2 और गोकुक का हो जाएगा घाट प्रभा। ठीक है, गोकक का क्या हो जाएगा? घाट प्रभा हो जाएगा। इस बात का भी याद आप लोग रखिएगा। चीजें समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? तो ऐसे पश्चिम से चलना है और पूरब की तरफ चलना, क्रम पूछ रहा है। खासी, गारो, नागा, जयंतिया, नागा, जयंतिया, खासी, गारो, या गारो, खासी, जयंतिया और नागा। नागा पहाड़ी कहां पे है? नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड में। तो क्रम हो जाएगा, पहले आपकी गारो है, गारो के बाद आपका क्या है? खासी है, खासी के बाद आपका जयंतिया है और जयंतिया के बाद क्या है? नागा है।
तो गारो, खासी, जयंतिया और नागा ये आपका स्थित है। ठीक है, ये लोगो आप देख रहे होंगे, लिखा है YCT। ठीक है, YCT का मतलब क्या होता है, यूथ कंपटीशन टाइम्स होता है। ठीक है, YCT का मतलब क्या होता है, यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन का ये ऑफिशियल चैनल है। हमारा ऐप भी आ चुका है मार्केट में, उसका नाम है YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। उस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड करिए, वहां पे ये सारे सॉल्व चीजें आपको मिल जाएंगी, डेली क्विज मिल जाएंगी, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। चाहे आप IAS PCS की तैयारी करते हैं, यूपी SSSC की, MP PCS की, छत्तीसगढ़ PCS की, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हैं तो उससे संबंधित ऐप्स पे सारी कुछ चीजें, प्रीवियस ईयर के पेपर, नोटबुक्स, जो चीज भी आपको चाहिए हमारे ऐप पे उपलब्ध है। तो कृपया आप सब ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। ऐप का नाम क्या है, YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। हमारे संस्थान की जितनी किताबें हैं सभी वहां पे ई-बुक फॉर्मेट में अपलोड है, उसको आप वहां पे ई-बुक फॉर्मेट यानी PDF फॉर्मेट में ही जाके पढ़ सकते हैं। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। फिर से कह रहा हूं, गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप आ चुका है, YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। दिया है, सुमेलित कीजिए और सही उत्तर बताइए। उष्णकटिबंधीय वन कहां पाए जाते हैं, तो भैया बताइए, उष्णकटिबंधीय वन आपके पाए जाएंगे साइलेंट वैली में, क्योंकि यहाँ जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। शंकु वृक्ष कहां पाए जाएंगे, तो पहाड़ी एरियो में, यानी पे हिमाचल प्रदेश में आपका क्या पाया जाएगा, शंकु वन। A का 4 और B का 2 कहीं पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। C का क्या हो जाएगा 1। कच्छ वनस्पति कहां पाए जाते हैं, सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और इसके अलावा हो जाएगा पतझड़ वन आपका राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में आपके 9 कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। तो कभी भी पूछे उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, तो 9 पाए जाते हैं। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है। इडुक्की दिया है ताप शक्तिगिरी, तो भैया इडुक्की ताप शक्तिगिरी कब से हो गई, इडुक्की आपका कहां पे है बताइए, केरला में है। ठीक है, इडुक्की आपका कहां पे है, केरला में है। ये जल शक्तिगिरी है, जल से चलने वाला है, ना कि तापीय है। सबरीगिरी आपकी जल विद्युत परियोजना ठीक है। घाट प्रभा आपकी सिंचाई परियोजना ठीक है। रामगंगा आपकी बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी ठीक है। तो कौन से सही सुमेलित है, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही सुमेलित हो जाएगा 28 नंबर सवाल का। ठीक है, तो इडुक्की क्या है, एक सिंचाई परियोजना है जो कि कहां पे है, पेरियार नदी पे। तो ये केरल में है, ये आपकी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, सिंचाई परियोजना है। और किस नदी पे है, तो इडुक्की परियोजना जो है वो आपका पेरियार नदी पे है। ठीक है, पेरियार नदी पर है। पेरियार से संबंधित कोई चीज पूछे तो आपको आंख मूंद के केरल मार देना। पेरियार के बारे में कुछ भी पूछे कि पेरियार से जिसका भी नाम हो और पूछे कहाँ स्थित है, जैसे पेरियार नदी के बारे में पूछ ले, पेरियार बांध के बारे में पूछ ले, पेरियार से संबंधित कोई चीज पूछे तो बिना टेंशन को अपने को टिक मार देना है केरला पे। चीजें क्लियर हो गई। तो इसमें कौन कौन सही हो गया, 2, 3 और 4 सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित शैलक्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है, बताइए। विंध्य क्रम, धारवाड़ क्रम, टर्सरी क्रम या गोंडवाना क्रम। आप सबको पता है कि जो भारत का 90% ज्यादा कोयला प्रदान करता है वो क्या है, गोंडवाना क्रम है, जो कि 90% ज्यादा कोयला प्रदान करता है। ठीक, आगे, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है, बताइए। इनमें से कौन ऐसा है जो कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है, तो जमशेदपुर है, ये भी कच्चे माल के समीप है। राउरकेला के बगल में भी है, दुर्गापुर में है। केवल सेलम वाला जो एरिया है इसके आसपास कोई कच्चे माल का स्रोत आपका नहीं है। ठीक है, सेलम के पास में कोई कच्चे माल का स्रोत नहीं है। ठीक, बाकी सबके पास है। आगे बढ़िए, बताइए। मिलाना है आपको, कंपनी के बारे में दिया हुआ है और इसको आपको मिलाना है। रेणुकेट में क्या है, तो हिंडाल्को आपका रेणुकेट में ही है। ठीक है, B का 4 कहीं पे दिख रहा है, या तो A में दिख रहा है, या तो सॉरी, या तो B में दिख रहा है, या तो C में दिख रहा है, या तो B में दिख रहा है, या तो C में दिख रहा है। ठीक है, B का क्या हो जाएगा, B का हिंडाल्को का 4 हो गया। ठीक है, A बाल्को कहां पे है, तो कोरबा में है, तो A का 2 और B का 4 यहीं पे दिख रहा है। C का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपकी इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कहां है, हीराकुंड यानी उड़ीसा में है। ठीक है, इसके अलावा नालको कहां पे हो जाएगा, तो कोरापुट में हो जाएगा, यानी B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल्को कोरबा, बाल्को कोरबा, हिंडाल्को रेणुकूट। आपके यही हिंडाल्को कहां, यही सोनभद्र में भैया, हिंडाल्को आपके यूपी में। ठीक है,
हिंडाल्को हो गया, बाल्को हो गया कोरबा में, इंडियन एल्यूमिनियम मतलब हीरा में हो गया, ठीक है, हीराकुंड में हो गया, और नास्को में, नाल्को कहां पे है, कोरापुट में है। चीजें क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, बताइए। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कांडला, बी दिया है कोचीन, सी दिया है पारादीप, और आपका डी दिया है मार्मा गोवा। 32 नंबर सवाल आपके सामने है, बताइए इनमें से कौन सा सबसे गहरा वाला आपका है, ये आपको बताना है बंदरगाह के बारे में। तो देखिए जो आपका पारादीप बंदरगाह है वो भारत का सबसे ज्यादा गहराई वाला बंदरगाह है। क्या नाम है? पारादीप। तो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? पारादीप बताएंगे, ठीक है। भारत का सबसे गहराई वाला बंदरगाह क्या है? तो पारादीप है, जो कि चीजें समझ में आ गई, पारादीप है, ठीक। चलिए कहां पे है पूछ सकता है आपसे, तो पारादीप आपका कहां पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। पारादीप आपका कहां पे है ये पूछेगा, पारादीप कहां पे, तो आप बताएंगे उड़ीसा में यह स्थित है। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे गुजरात, देखिए दिया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए दिया है गुजरात में, बी दिया है छत्तीसगढ़ में, सॉरी 3 दिया है आपका उत्तर प्रदेश और झारखंड। बताइए कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भैया यूपी से तो नहीं जाती है, ठीक है। यूपी से आपकी कर्क रेखा नहीं जाती, गुजरात से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है और झारखंड से जाती है। तो 1, 2 और 4 जहां पे दिख रहा हो आराम से मार दीजिए, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। तो वैसे ही पता है कि कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो आपकी कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड आपका दिया है। इसके अलावा आपकी गुजरती कहां से है? मध्य प्रदेश से गुजरती है, ठीक है, एमपी से गुजरती है, वेस्ट बंगाल से गुजरती है यानी पश्चिम बंगाल से गुजरती है, और आप सबको पता होगा कि त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, ठीक है। उसके आगे चला जाएगा तो त्रिपुरा, और उसके आगे चला जाएगा तो मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। हो गया आपका। तो देखिए राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बचा इसमें क्या? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान बच रहा है, ठीक है। राजस्थान और लिख लीजिए, राजस्थान लिख लीजिए। तो ये 8 जगहों से होकर गुजरता है। पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर इसका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ऐसे आपका नक्शा बना हुआ ना, ऐसे तो लगभग इसे आधे से निकल जाती है। तो इधर आपका जो ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, त्रिपुरा वाला यहाँ से नहीं जाता है, तो ये यहाँ से घुसता आपका कहाँ से? गुजरात से, फिर राजस्थान, फिर एमपी, यहीं से होते हुए ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो 8 राज्यों से गुजरता है। पूछा कहां से होकर गुजरती है, तो 1, 2, 4 से गुजरती है, यूपी नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है, बताइए। कोकोनिनो, एक्वावीरियम, कोलोराडो या फिर कोलंबिया का पठार। तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा पठार है अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? कोलोराडो का जो पठार है कहां पे स्थित है? तो कोलोराडो का पठार आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और ये आपका सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। तो कोलोराडो का पठार आपका सबसे बड़ा पठार हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पे, वायुमंडल में नमी पे, जलचक्र पे या फिर तापक्रम पे। बताइए वर्षा की मात्रा, 35 नंबर सवाल आपके सामने पूछ रहा है कि वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है? तो वायुमंडल में नमी पर आपका निर्भर करती है, ठीक है। वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है? वायुमंडल में नमी कितनी है इस बात पे निर्भर करती है। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? बताइए ससाइनी, गंगोत्री, हेमू या फिर सियाचिन। तो सियाचिन जो आपका है वो विशालतम हिमनद है, ठीक है। 36 क्या हो जाएगा? सियाचिन आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, सवाल ही सॉल्व करना, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ताकि आपके दिमाग में अगर ये सवाल आए तो उसका उत्तर जरूर आ जाए। अधोलिखित में से कौन सा शीत महासागर की धारा नहीं? बताइए शीत महासागर की धारा यानी ये कह रहा है कि इसमें से कौन ऐसी है जो ठंडी धारा नहीं है। 37 नंबर सवाल आपके सामने है। कनाडीज की धारा ये भी ठंडी है, हम्बोल्ट भी ठंडी है, ओएसयू भी ठंडी है, लेकिन अगुलहास की जो धारा है ये गर्म जलधारा है, ना कि ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो अगुलहास की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। अगुलहास की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। इस बात का याद आप लोग रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए लाल सागर किसका उदाहरण? बताइए ज्वालामुखी घाटी का, अपरदित घाटी का या अक्षीय द्रोणी का। तो ये आपका एक्सियल थ्रू अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है लाल सागर, ठीक है। किसका उदाहरण है? अक्षीय द्रोणी का। आगे
निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता कितनी मानी जाती है? 0.03% मानी जाती है, ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का तेल राजधानी कहते हैं? बताइए, यूरोप का तेल राजधानी किसे को कहते हैं? 40 नंबर सवाल आपके सामने है। बेलफास्ट को कहते हैं, एवरडीन को कहते हैं, लीड्स को कहते हैं, या फिर लिवरपूल को? तो एवरडीन को आपका क्या कहते हैं? यूरोप की तेल की राजधानी कहते हैं। ठीक है, 40 नंबर सवाल आपके सामने है। यूरोप की राजधानी एवरडीन को कहते हैं तेल की राजधानी। चलिए, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? बताइए, ब्राजील में जो विशाल कहवा बागान है उनको क्या कहते हैं? फजंडा कहते हैं। ठीक है, तो ब्राजील के विशाल बागानों को हम लोग फजंडा के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, मानव भूगोल, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? बताइए, किनकी सीमा ऐसी है जो इजराइल से लगी हुई है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ठीक है, इनकी सीमा किससे लगी हुई है? इजराइल से लगी हुई है। ठीक है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमा इजराइल से लगी हुई है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमा इजराइल से लगी हुई है। इसको याद कर लीजिए, मैप में जाके देख लीजिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? बताइए, इनमें से कौन सी एक ऐसी नहर है जो कि आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है? बोलगादोन शहर, साल्ट सेंटीमारी नहर या लुडविग्स नहर को? तो इस नहर को यानी लुडविग्स नहर को दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए, कंट्री, गिनी बसाऊ की राजधानी क्या है? बसाऊ है। ताइवान की ताइपेई है। निकारागुआ का मानागुआ है। मालदीव का दिया है मालबो। बताइए, मालदीव की राजधानी क्या है? माले है, ना कि मालबो है। ठीक है, तो इसकी राजधानी है माले। यही आपका गलत है। सवाल क्या पूछा था? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो डी वाला सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल क्या है भैया। अगला सवाल आपका है 45 नंबर सवाल आपके सामने है। सूची 1 में दिया है नगर और नदी कौन सी है, इसी से मिलाना है। तो खार्तुम नदी के नगर जो है वो किस नदी के किनारे है? नील नदी किनारे बसा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। ब्राजीविले, तो ब्राजविले कौन सी नदी पे है? जायरे नदी किनारे बसा हुआ है। रटरडम राइन नदी किनारे बसा हुआ है और पेरिस शहर जो है वो सीन नदी किनारे बसा हुआ। तो यहाँ पे शहरों का नाम दिया गया और किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो देखिए, खार्तुम शहर है जो नील नदी किनारे बसा हुआ, ब्राजीवेले जहरे पे, रटरडम है राइन नदी किनारे और पेरिस है आपका सीन किनारे, यानी सही हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए, जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित सवाल आ गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का परसेंट उसकी कुल जनसंख्या परसेंट के हिसाब से न्यूनतम है? तो उत्तर प्रदेश में ये संख्या बहुत कम है। ठीक है, कहां पे कम है? उत्तर प्रदेश में ये संख्या आपकी बहुत कम है। कितना है? केवल 0.6% ही आपकी जनसंख्या के हिसाब से पाए जाते हैं। क्या? एसटी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या सबसे कम कहां पे है? यूपी में है। जितनी उनकी जनसंख्या यूपी वालों की, उसके हिसाब से केवल 0.6% एसटी पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? बताइए, इनमें से किस राज्य में आपकी जनसंख्या में कमी आई है? नागालैंड में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या फिर सिक्किम में? तो नागालैंड की जनसंख्या में क्या आई है? कमी आई है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, आगे बढ़िए, 48, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1993 में विश्व में 16 इतना मिलियन छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। बताइए, 16.5 मिलियन। 48 नंबर सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। बताइए, तो बिल्कुल सही है कि जो WHO की रिपोर्ट आई थी 1993 में, लगभग 16.5 मिलियन लोग संक्रामक रोगों से मरे थे। छुआछूत का मतलब क्या होता है? संक्रामक रोग, मतलब जो एक दूसरे से फैलते हैं, तो इस रोग के माध्यम से मिले थे। स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये जो मरे थे तो इसके कारण नहीं मरे थे। ठीक है, तो व्याख्या नहीं करता है, बाकी सही है बी का। ठीक, आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो उसका नाम आप सब जानते होंगे, कौन सा है? हरियाणा है, जहां का लिंगानुपात सबसे कम है और बाकी प्रति व्यक्ति आय के मामले में ज्यादा है। ठीक है, चीजें क्लियर? कितना है लिंगानुपात? तो इनका लिंगानुपात 879 है प्रति 1000 पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए,
भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था संबंधित सवाल आ गया है। 50 नंबर सवाल आपके सामने है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया, मतलब जो भारत में लिखा गया कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में इस बात की चर्चा किया गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी स्टेट ऑफ यूनियन। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी स्टेट ऑफ यूनियन, यानी इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। पूछेगा कि भारत के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है, तो इंडिया और भारत दो ही शब्दों का प्रयोग किया गया। भारतीय संविधान में हिंदुस्तान शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बताइए, अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के या ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, कनाडा कहते हैं। तो हमने जो फेडरल सिस्टम अपना लिया हुआ इंडिया दैट इज भारत, वह राज्यों का संघ होगा। ये कहां से लिया हुआ, कनाडा से, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो बिल्कुल सही बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण कह रहा है कि भारत का अपना एक संविधान है, तो यह भी सही बात है, लेकिन संविधान के कारण नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो सरकार को चुनती है, तो जनता के द्वारा सरकार का चुनाव किया जाता है, इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर वो राजतंत्र होता तो जनता ना चुनती, इसका कारण ये नहीं है। लेकिन जो दिया कि भारत का अपना एक संविधान, वो भी सही है, तो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, लेकिन आर और ए दोनों सही हैं। आगे बढ़ो, चलिए 52 नंबर सवाल आपके सामने है, देखिएगा। दिया कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता, बताइए। एक, चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पे महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, तो ये सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना यह भी है, लेकिन जो आपका मृत्युदंड है ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता, इसी के अंतर्गत बाकी चीजें आपकी समाहित की गई हैं। ठीक, आगे दिया है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, राष्ट्रपति के पास पॉकेट बीटो की शक्ति, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य आपके होते हैं। 53 नंबर सवाल आपका यही कह रहा है, बताइए। तो इसका सही जवाब आपका क्या होने वाला है, इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, राष्ट्रपति के पास जो बीटो की शक्ति होती है केवल यही आपकी सही होने वाली है, ओनली 3। ठीक, आगे बढ़िए। दिया है 54 नंबर, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी है, बताइए। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है। सदन के कुल सदस्यों का 6वां भाग, कुल संख्या का 10वां भाग, तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का जो 10वां भाग होता है वही आपके लोकसभा अधिवेशन को गठित करने के लिए गणपूर्ति होती है। कितनी संख्या होनी चाहिए, लोकसभा की संख्या का आपका 10वां भाग होना चाहिए, इस बात का याद आप लोग रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या आपको मिलाने के लिए दिया है, सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है। 55 नंबर सवाल आपके सामने है, देखिएगा। गुजरात में कितने हैं राज्यसभा के सदस्य, 11 हो सकते हैं। ठीक है, कर्नाटक में कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। केरला में कितने हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। और उड़ीसा में कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, केरला में 9, उड़ीसा में कितना हो जाएंगे, 10। ठीक है, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, क्या सही हो जाएगा, डी नंबर। देखिए यहाँ पे ए का 2 सही है, बी का 3 सही है, सी का 1 सही है और डी का क्या सही है, 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर किसको कहते हैं, जब आपकी नई लोकसभा गठित होती है तो उसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है प्राय उसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, और वही प्रोटेम स्पीकर बाकी सभी सदस्यों को संसद की सदस्यता दिलाता है। ठीक है, जो सांसद चुन के आपके गए हुए, जैसे लोकसभा का चुनाव 24 में होगा, तो जो सामान्यतः मान्यता रही है कि जो सबसे पुराना सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उस सभा का, लोकसभा का, उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, और वही प्रोटेम स्पीकर बाकी सारे सांसदों को उनके पद की शपथ दिलाता है। तो पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को गलत है, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को गलत है, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, तो यही मैंने आपको अभी बताया है। ठीक, आगे बढ़िए। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था, तो आप सबको पता है कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था, 1952 में किया गया था। ठीक है, 57 का क्या सही हो जाएगा, 1952 में हुआ था इसका गठन पहली बार। कब हुआ था,
3 अप्रैल 1952 को, ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को इसकी पहली बार इसका गठन किया गया था, किसका? राज्यसभा का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं? बताइए, इनमें से ऐसा एक कौन सा है जो उनका सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता उनका सामूहिक विशेषाधिकार है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार भी है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता जो होती है, ये उनका कोई अधिकार विशेष नहीं है। इसके अलावा अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का भी विशेषाधिकार होता है। तो सी नंबर आपका हो जाएगा सही। 58 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 59 नंबर सवाल आपके सामने है, देखिए, दिया है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, तो बिल्कुल सही है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दिया वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो विधानमंडल का हिस्सा नहीं होता राज्यपाल। राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होता है। विधानमंडल में कौन कौन शामिल होता है? विधानमंडल में आपका राज्यपाल होता है, विधानमंडल के अंतर्गत आपका विधानसभा होता है, और विधानमंडल के अंतर्गत ही आपका विधान परिषद होता है, ठीक है। क्या होता है? विधान परिषद होता है। तो इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। तो राज्यसभा, विधानसभा और विधानमंडल तीनों विधानमंडल का हिस्सा है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है, ये भी सही है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं, ये आपका गलत है। तो कौन से उत्तर सही है? 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक। आगे, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, वह कितने दिन तक रहता है? तो 1 माह से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं, असीमित काल के लिए या 2 वर्ष के लिए। बताइए, तो राज्यसभा के विषय पे जो कानून बनाता है, सवाल आपसे यही पूछ रहा है, वो कितने दिन के लिए रहता है? राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कोई निर्माण कर सकती है, वो कितने दिन के लिए लागू होता है? तो वह 1 वर्ष से अधिक के लिए लागू नहीं हो सकता है, 1 वर्ष के लिए ही लागू होता है। उसके बाद उसका अनुमोदन आपका जरूरी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? बताइए, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? 1973 में किया गया था। किसके लिए? केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा के लिए, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध के समीक्षा के लिए आपका इसका गठन किया गया था 1973 में। पूछ रहा कि सरकारिया आयोग का सदस्य आपका कौन था? 61 नंबर सवाल आपके सामने, फटाफट इसका जवाब दीजिए कि कौन था। बताइए, सॉरी, एक चीज, 73 नहीं, 83 में गठन हुआ था, 1983 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो देखिए, इसमें से कौन सदस्य था? तो डॉक्टर SR सेन इसके सदस्य थे, ठीक है। डॉक्टर SR सेन आपके इसके सदस्य थे। इसके अलावा शिवरमन थे और SR सेन थे, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में बना था? तो RS सरकारिया इसके अध्यक्ष ही थे, ठीक है। सरकारिया आयोग में आपके RS सरकारिया इसके अध्यक्ष हो गए। और सदस्य कौन थे? SR सेन थे। इसके अलावा शिवरामन थे, ठीक है, शिवरामन थे, ठीक है। ये भी सदस्य हो गए और शिवरामन भी सदस्य हो गए। और इसके अध्यक्ष कौन थे? RS सरकारिया थे। चीजें समझ में आ गई? चलिए, तो देखिए, एक इसमें अध्यक्ष हो गए और 2 क्या हो गए? सदस्य हो गए। ये 2 सदस्य थे, ठीक है। तो RS सरकारिया अध्यक्ष थे और डॉक्टर SR सेन और इसके अलावा शिवरामन थे, ये 2 सदस्य इसमें शामिल थे। 1983 में बनाया गया था ये आपका केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए। उसमें सुधार के लिए क्या चीजें की जा सकती हैं, इसके लिए आपका बनाया गया था। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? बताइए, अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। 62 नंबर सवाल आपके सामने है। आप सबको पता है कि अंतरराज्यीय संबंधों का गठन आर्टिकल 263 के साथ किया जाता है। किसके साथ? आर्टिकल 263 के साथ इसका गठन किया जाता है। सवाल ये पूछ रहा है कि कौन इसका गठन कर सकता है? तो राष्ट्रपति इसका गठन करता है, ठीक है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन करने के लिए कौन अधिकृत है? तो राष्ट्रपति इसका गठन करने के लिए अधिकृत है, ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं। दिया है
निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। पूछ रहा कि इनमें से एक कौन सा ऐसा है जो क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है। यह एक संवैधानिक संस्था है तो ये इसका लक्षण नहीं है, यह संवैधानिक संस्था नहीं है। क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख कहीं भी आपके संविधान में नहीं किया गया है। इसके अलावा 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत की गई, ये भी सही है। दिया है अगला कि यद्यपि चंडीगढ़ राज्य ने फिर भी यह क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया, ये भी सही है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, ये भी सही है। तो इनमें से क्षेत्रीय परिषद के बारे में क्या नहीं सही है, 63 का ए हो जाएगा कि यह एक संवैधानिक संस्था, ये आपका सही नहीं है। ठीक, चलिए, संवैधानिक संस्था उसको कहते हैं कि जिसका उल्लेख संविधान के अंतर्गत कहीं ना कहीं हुआ हो, यानी संविधान के किसी अनुच्छेद में उसके बारे में अगर चर्चा की गई है तो उसको हम लोग संवैधानिक कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। आगे देखिए, दिया कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र क्या है, सीमित है। 64 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं तो हमने अलग अलग स्टेट से, यानी अलग अलग देश से हमने बहुत सारी चीजें भारतीय संविधान में शामिल की हैं। जैसे कुछ चीजें आयरलैंड से लिया है, संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ले लिया, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से ले लिया, मौलिक कर्तव्य हमने रूस से ले लिया। ऐसे विभिन्न देशों से हमने चीजें अपनाई हुई हैं। तो वही कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, तो सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़िए, निर्वाचन आयोग, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता, बिल्कुल सही है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, ये आपका गलत है। ये एक परंपरा है कि इसके बाद आपका आदर्श संहिता लागू हो जाता है, इसको संसद ने अधिनियमित नहीं किया है। तो ए सत्य है, लेकिन आर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी 65 नंबर सवाल का आपका क्या सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या होने वाला है। 66 नंबर सवाल आपके सामने है, इसको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से आपका मिलाना है। बताइए, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति को आपका सीमित कर दिया गया, किसके द्वारा, 38वां संविधान संशोधन द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। मताधिकार की आयु 21 से घटा के किया गया, 61वां के द्वारा। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया आपका 42वां संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे सूची 1 में कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में दिया गया है और पूछ रहा कि किस संशोधन के माध्यम से उसको स्थापित किया गया था। तो ये मैंने बताया किस संशोधन के माध्यम से स्थापित किया गया था। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति को सीमित किया गया 38वां के माध्यम से। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, किसके माध्यम से, 44 के माध्यम से। और मताधिकार की आयु घटा के 21 से 18 किया गया, 61वां के माध्यम से। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया आपके 42वां के माध्यम से। क्या सही हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी 66 का आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल है 67 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया कि भारतीय संविधान में, 7वां सवाल आपके सामने है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित किया है। बताइए, तृतीय अनुसूची में क्या दिया गया है, शपथ। भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो टोटल अनुसूचियों की संख्या आपकी 12 अनुसूची है। ठीक है, 12 अनुसूची है, जिसमें से पहले में आपका क्या दिया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। दूसरे में आप सबको पता है क्या दिया गया है, वेतन के बारे में दिया गया है। तीसरे में आप सबका शपथ के बारे में दिया गया है। और चौथे में आपका राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में दिया गया। ऐसी चीजें दी गई हैं। पूछ रहा है कि तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित किया गया है। ये पूछ रहा है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप कहां पे दिया गया है, तृतीय अनुसूची में दिया गया है। तो 67 का एक आपका सही हो जाएगा। दिया कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का प्रारूप इसमें शामिल नहीं है। संसद के सदस्यों का शपथ भी शामिल है। तो 1, 2 और 4 शामिल हो जाएगा, लेकिन आपका 3 इसमें शामिल नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति का जो शपथ है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आपका शामिल नहीं किया गया। ये बात याद रखिएगा। कहां पे किया गया है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा की गई है। कहां पे की गई है, अनुच्छेद 60 में। ठीक है, तो राष्ट्रपति का शपथ कहां उल्लेखित किया गया है, अनुच्छेद 60 में उल्लेखित किया गया है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अर्थव्यवस्था के बारे में।
दिया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 68 नंबर सवाल आपके सामने है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। नीति अनुदान अनुमोदन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, बिल्कुल सही है। मितव्ययता प्रस्ताव क्या होता है? नीति अनुमोदन प्रस्ताव उसमें कहते हैं जिसमें बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। मितव्ययता प्रस्ताव कहते हैं कि बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि को घटा दिया जाए। सांकेतिक प्रस्ताव कहते हैं कि बजट की मांग में से 100 रुपए कम कर दिए जाए। लेखा अनुदान कहता है कि बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, ये लेखा अनुदान है। तो पूर्ण रूप से जो पारित किया था उसको बजट कहते हैं, लेखा अनुदान नहीं कहते हैं। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। ठीक, चलिए। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समय अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से उसको लिखिए। 69 नंबर सवाल आप सबके सामने है कि कौन सी योजना कब आई थी। देखिए दिया है सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू की गई है, इसके बारे में आप सबको पता होगा। अटल पेंशन योजना कब आई है? ये भी 2015 में आई है, ठीक है। मेक इन इंडिया के बारे में जानते होंगे, 2016 में आई है। आपका मेक इन इंडिया कब आई है? 14 में आई है, ये आपका 14 में आया है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना भी 14 में आया। अब बड़ा संकट है कि दोनों 15 में आया है, पहले कौन आया बाद में कौन आया, एग्जैक्ट डेट जानना पड़ेगा। तो ये आपका 22 जनवरी को आया था, ठीक है। और उसके बाद आपका अटल पेंशन योजना जो है वो आपका 9 मई को आया है, ठीक है। 9 मई को आया है, तो ये पहले हो जाएगा और ये बाद में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेक इन इंडिया के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये आपका 25 सितंबर को आया है, ठीक है। ये आपका 25 सितंबर है और ये आपका 25 अगस्त है, ठीक है। तो अब इसी के हिसाब से आप कूट में लगा लीजिएगा कि 69 का क्या ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ठीक। सारी चीजें मैंने मिला दिया है। आइए 70 सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसको आच्छादित करती है? बताइए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किनको आच्छादित करती है? 70 नंबर सवाल आपको यही पूछ रहा है। दिया केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, केवल ग्रामीण श्रमिकों को, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। तो ये जो योजना है ये केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ही आच्छादित करती है, ठीक। आगे 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। बताइए 11वीं योजना के दौरान कितना लक्ष्य रखा गया था? 27 प्रति 1000 लाइव बर्थ, 28 प्रति 1 लाइव, तो ये आपका 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ रखा गया था शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य। आगे बढ़िए, दिया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया है? बताइए किसको इसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया है? पहला दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाना, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन सहित सीमित बाजारवाद की तरफ जाना, या भारतीय अर्थव्यवस्था का, ये आपका सही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की तरफ जाना ही आपकी चक्रव्यूह चुनौती माना गया था, ठीक। आगे उस समय की करंट अफेयर की चीजें हैं, इस पर बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, आरंभ होने वाले कालानुक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना अभी आपको बताया कब? 25 आपका अगस्त के आसपास शुरू किया गया है। कब? 2014 में, ठीक है। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा बीमा योजना आपका कब शुरू किया गया? बताइए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपका आया था 9 मई 2015 को, ठीक है। 9 मई 2015 को। इसके अलावा मुद्रा बैंक योजना के बारे में जान लीजिए, 8 अप्रैल 2015 को। कब आया है? 8 अप्रैल 2015 को आया है। इसके अलावा डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन ऑफ इंडिया 73 वाला क्वेश्चन जो है ये आपका कब आया था? तो ये आपका 9 मार्च 2015 को आया था, ठीक है। कब आया है? 9 मार्च 2015 को। तो उस समय मोदी जी की सरकार बनी थी, 1-2 साल हुआ था, 16 के 17 के पेपर में छाप के क्वेश्चन दिया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, जनरल वाला 2015, सुरक्षा बीमा 9 मई 2015, मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015, ठीक। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास योजना कब आई थी? 1973 में शायद आई थी, ठीक। कि अंतर्गत कौन सी सेवा प्रदाता नहीं? बताइए। 74 नंबर सवाल कह रहा है कि इसके अंतर्गत कौन सी सेवा प्रदाता आपका नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है। सॉरी, 73 में नहीं, 1975 में आई थी। समन्वित बाल विकास योजना कब आई थी? 1975 में आई थी, 73 में नहीं आई थी। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। देखिए
दिया कि पूरक आहार, तो ये शामिल था। रोग प्रतिरक्षण भी इसमें शामिल था। बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें और विद्यालय पोशाक नहीं शामिल था। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शामिल था। तो समन्वित बाल विकास योजना जो कि 1975 में आई थी, उसमें पूरक आहार था, रोग प्रतिरक्षण था, 3 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा का लाभ भी देना था। ये सारी चीजें आपकी शामिल थी, लेकिन इसमें शामिल क्या नहीं है, ये आपका शामिल नहीं है, सी। ठीक, चलिए आगे दिया है वित्त वर्ष 2017-18 के संघ सरकार के बजट की 10 मुख्य विषय वस्तुओं में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं था। 75 नंबर सवाल आपके सामने आ गया। दिया है निर्यात निष्पादन, तो ये उस समय का करंट का सवाल है, ये आपका सम्मिलित नहीं था। ठीक है, आगे बढ़िए। बुलक कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है, बताइए। बैल पूंजीपति आपका किसे कहा जाता है। दिया है गरीब किसान को, भैया गरीब किसान को बैल पूंजीपति कहेंगे, धनाढ्य किसान को कहेंगे। दिया है उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। ठीक है, जिनके पास क्या है, कुछ साधन है लेकिन धनाढ्य नहीं है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बैल पूंजीपति कहते हैं। ठीक है, कि उनके पास बैल की ही पूंजीपति है और वही बैल जो है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं कि उनके पास साधन है। ठीक है, बैल पूंजीपति मतलब क्या निकला कि जिनके पास कुछ साधन लेकिन धनाढ्य नहीं है। बैल तो साधन माना जाता है ना, इसी के नाम पे पड़ा है। आगे बढ़िए। दिया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी, बताइए। परम गरीबी की परिभाषा जो है वो आपका कब दिया गया था, तो परम गरीबी की परिभाषा आपका 1995 में दिया गया था। ठीक है, परम गरीबी की परिभाषा कब दिया गया, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत किया था, तो 1995 में किया था, याद रखिएगा। 78 नंबर सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स सूचकांक जारी के रूप में जो सूचकांक जारी होता है उसके आकलन हेतु प्रचलन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, जिसके आधार पर ये जारी नहीं होता, वो आपसे पूछ रहा है। देखिए, स्वास्थ्य को शामिल करते हैं, शिक्षा को, आर्थिक स्थिति को, लेकिन आराम को नहीं शामिल करते हैं। ठीक है, तो जो आपका ग्लोबल जेंडर इंडेक्स आता है, गैप इंडेक्स, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति शामिल है, आराम शामिल नहीं है। आगे बढ़िए। दिया है विज्ञान और भौतिक विज्ञान, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, बताइए। दिया है कि कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा या पल्सर द्वारा। तो भैया देखिए किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 79 का ए, डॉपलर प्रभाव के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा आपका किया जाता है। सोनार के द्वारा किसके किया जाता है, तो समुद्र में जो चीजें हैं, गहराई में समुद्र के, उनके पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता के 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलते हैं, बताइए कितनी विद्युत ऊर्जा आपकी खत्म होने वाली है, बताइए। 80 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछ रहा कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होने वाली है। तो 5 बल्ब जलते हैं, 100 वाट के जलते हैं, 20 घंटे लगातार जलते हैं। ठीक है, 20 घंटे लगातार जलते हैं, यही कह रहा है। 100 वाट के 20 बल्ब आपके लगातार चलते हैं। ठीक है, 20 घंटा तक जलते हैं। ठीक, बटे हो जाएगा 1000। इस तरीके से यूनिट, जैसे आपकी बिजली खर्च निकालना होता है घर में, भैया कई यूनिट बिजली लग रही है तो उसको इसी हिसाब से लगाते हैं, जितना यूज कर रहे हैं, जितने घंटा चल रहा है, बटे 1000 कर दीजिए। 500, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 5 दूनी हो जाएगा 10 बटे 1000, तो कितने यूनिट हो गई, 1000 से भाग देंगे, 10 यूनिट खर्च होगी। ठीक है, 10 यूनिट आपकी खर्च हो जाएगी। आगे देखिए, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, बताइए। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, द्रव्यमान, ठीक है, घनत्व, सांद्रता या फिर आयतन, इनमें से क्या नहीं बदलेगा। 81 नंबर सवाल आपके सामने है, तो उसका आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है, आयतन वही रहेगा। आगे 82, मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक उच्च ऊंचाई ट्रांसफर या एक अपचाई ट्रांसफर, बताइए। 82 नंबर सवाल आपके सामने है, मोबाइल चार्जर क्या होता है, तो जो आप मोबाइल चार्जर का यूज करते हैं ना, वो लाइक ए
उपचाई ट्रांसफर होता है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफार्मर की जैसा वो होता है, ठीक है। मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे दिया है एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा में विचलित करते हैं। बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। 83 नंबर सवाल आपके सामने है। दिया कि एंटीना छोटे होते हैं, ठीक है छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित कर लेती हैं, इसीलिए वर्षा में देखते होंगे सिग्नल नहीं आता। जब बरसात होती थी पहले सिग्नल नहीं आता था। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों आपका सही है। आगे बढ़िए 84, एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है किसके कारण, स्वाभाविक गुण के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। तो कटा हुआ हीरा किसके कारण जगमगाता है, कटा हुआ हीरा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जगमगाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपका जगमगाता है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है रसायन विज्ञान। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था, बताइए भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी वो किसके कारण हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप सबको पता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण आपकी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। आगे देखिए एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध किसके कारण आती है, तो इथाइल मर कैप्टन के कारण आती है, ठीक है। किसके कारण आती है, इथाइल मर कैप्टन के कारण आती है। और इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो एलपीजी सिलेंडर में आपकी ब्यूटेन गैस भरी होती है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, कौन सी गैस भरी होती है, ब्यूटेन गैस भरी होती है, ठीक। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक नहीं, बताइए बैकेलाइट, रेशम, लेक्सान या फिर क्योलार। तो इसमें से प्राकृतिक बहुलक आपका कौन सा नहीं है, तो रेशम जो है वह एक प्राकृतिक बहुलक है। तो रेशम प्राकृतिक बहुलक है भैया, सॉरी हम सोच रहे थे कि नहीं है। रेशम क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक। आगे देखिए 88, यूरिया क्या है, बताइए 88 नंबर सवाल आपके सामने पूछ रहा है कि यूरिया क्या है। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक है। तो यूरिया क्या है, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो NH2CO होता है, NH2 का होल ट्राइज CO, ठीक है। या ये कहें कि CO NH2 का होल ट्राइज होता है, ठीक है। NH2CO, चीजें क्लियर हो गया। तो ये इसका फार्मूला होता है। 89 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताइए कौन सा अम्ल ऐसा है जो अंगूर में, इमली में और केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल, सेट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर टार्टेरिक अम्ल। 89 नंबर सवाल आपके सामने है। तो देखिए अंगूर में, इमली में और केला में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो कि अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में आपका पाया जाता है। एस्टिक अम्ल कहां पाया जाता है, बताइए एस्टिक अम्ल कहां पाया जाता है, तो एस्टिक अम्ल भैया सिरका में पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल कहां पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। चीजें समझ में आ गई। तो एस्टिक अम्ल सिरका में, सिट्रिक अम्ल नींबू में, लैक्टिक अम्ल दूध में, ठीक है। नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट है ये, ठीक। 90 नंबर वनस्पति विज्ञान। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है, बताइए माल्टोज, राइजो, लैक्टोज या फिर फ्रक्टोज। तो ये जो फ्रक्टोज होता है इसी कारण फल क्या होते हैं, मीठे होते हैं, ठीक है। तो फलों के मीठा होने का कारण क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। आगे बढ़िए, दिया है सूची 1 दिया है उत्पाद और सूची 2 दिया है स्रोत। 91 के सूची के उत्पाद और स्रोत को आपको मिलाना है। अफीम क्या है, एक फल से प्राप्त होता है, अफीम क्या है, फल है। हींग क्या है आपकी, हींग क्या है, जड़ है, ठीक है। रबर क्या है आपका, तना है। और कुनैन की छाल होती है, कुनैन छाल है, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। अफीम फल है, हींग जड़ है, रबर तना है और कुनैन क्या है, छाल है। क्या सही हो जाएगा, ए का 3, बी का 2, सी का 4, ठीक है, और डी का 1। चलिए आगे बढ़िए। 92
दिया है प्रदूषक के बारे में दिया है और उससे होने वाली बीमारी के बारे में दिया है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 92 नंबर सवाल आपके सामने है। पारा जो होता है वो मिनीमाटा बीमारी होती, पारा के कारण, बिल्कुल सही है। कैडमियम के कारण इटाई बीमारी होती, ये भी सही है, ठीक है। नाइट्रेट आयन के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये भी सही है। अब बताइए फ्लोराइड आयन के कारण कौन सा रोग होता है। फ्लोराइड आयन के कारण दिया है कि अपचत होता है, तो इस कारण फ्लोरोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस रोग होता है, याद रखिएगा। फ्लोराइड के कारण आपका फ्लोरोसिस रोग होता है, ठीक है। फ्लोरोसिस रोग इसके कारण आपका होता है। आगे बढ़िए, दिया है नीचे दो कथन दिए गए। कथन एक, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम। बताइए मानव शरीर दिया है सेलुलोज के उसमें अक्षम है। बताइए किसमें अक्षम है मानव शरीर में? बताइए। कारण दिया है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है, तो ये कारण है। 93 नंबर सवाल आपके सामने है। समझ में आ रही हैं चीजें? क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? 93। बताइए, देखिए मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, ये भी सही है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसको आप लोग समझिएगा, ठीक। चलिए आगे 94 नंबर सवाल पे पहुंच गए हैं। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? बताइए सुई को चुभाने पर कौन सा अंग ऐसा है जो कि आपका दर्द महसूस नहीं करेगा? ऑप्शन ए दिया है स्किन यानी त्वचा को, ब्रेन को, हृदय को, या फिर आई को। तो सुई चुभाने पर किसमें दर्द नहीं होता? बताइए। तो सुई चुभाने पे आपके मस्तिष्क में कोई दर्द नहीं होगा, ठीक। आगे, निम्नलिखित में से किसी जंतु में खुर नहीं पाए जाते? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा जंतु है जिनमें आपके खुर नहीं पाए जाते हैं? हिरण में पाए जाते हैं, जेबरा में पाए जाते हैं, घोड़ा में पाए जाते हैं, गीदड़ में भैया खुर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। खुर मतलब नाखून नहीं पाए जाते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए हार्मोन दिया है और उसके कार्य दिया है, पूछ रहा इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करते हैं, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्तारण करता है, गैस्ट्रिन दिया है कि रक्तचाप का नियमन करता है। बताइए गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिन क्या करता है? या उदर में होता और गैस्ट्रिक ग्रंथियों से पेरोस्पिन नामक उद्दीपक करता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिन रक्तचाप नियमन नहीं करता है। आगे बढ़िए, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? बताइए पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर होता है वो किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, या न्यूक्लिक अम्ल का? 97 नंबर सवाल आपके सामने है। तो ये आपका वसा का पाचन जो होता है पित्ताशय में उसको बाधित करता है अगर आपके स्टोन पाया जाता है आपके पित्ताशय में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो आनुवंशिक रोग नहीं है? रंजकहीनता ये आपका आनुवांशिक है, हीमोफीलिया, बड़ आंदानता, लेकिन रतौंधी रोग जो है ये आपका आनुवांशिक नहीं होता है, बल्कि किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से, ठीक। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? विटामिन और इसके कार्य आपका दिया हुआ है। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B12 प्रतिरक्षता कारक होता, ठीक है। विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक होता, ये भी ठीक है। विटामिन डी दिया बंधत्व रोधी कारक होता, के प्रतिरक्त स्रावी कारक होता, ये भी सही है विटामिन के। लेकिन जो विटामिन डी है वो बंध रोधी कारक नहीं होता है, ये आपका गलत है। विटामिन डी आपका सही नहीं है, ठीक है। आप सबको पता है कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है? बंधता कार्य नहीं होता बल्कि रिकेटस रोग होता है, आपकी हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। रिकेटस रोग होता है। आगे बढ़िए, आयोडीन की कमी से क्या होता है? बताइए आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है, ये आप सबको पता ही होगा। आगे बढ़िए 101, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? बताइए किसका जो मस्तिष्क है वो उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी का जो मस्तिष्क होता है ना, इतनी बड़ी चींटी होती है, उसके अनुपात में उसका मस्तिष्क क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। आगे बढ़िए, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है? हवा में जो तैर रहे हैं उनका आकार क्या होता है? तो उनका आकार 5 माइक्रो
क्रोन से क्या होता है, कम होता है। आगे देखिए कृषि और पशुपालन से आ गया है 103 नंबर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, दिया है आपका नील हरित सवाल धान की फसल में ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनास आपका मटर में होता है, ये भी ठीक है, एजोटोबैक्टर आपका गेहूं में होता है, एजोला दे रहा मक्का में, बताइए एजोला कहां पे होता है, मक्का दे रहा है। तो एजोला आपकी एक फर्न है, एजोला मक्का से नहीं मिलती बल्कि कहां से मिलती है, शैवाल से मिलती है। एजोला क्या है, एजोला एक फर्न है, तैरती हुई फर्न है, ठीक है। कैसी फर्न है, तैरती हुई फर्न है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, क्षेत्र दिया है और खेती का नाम दिया है। 104 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पश्चिमी घाट में कौन सी खेती होती है, कुमारी खेती होती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतारे होती है। उत्तर पूर्वी भारत में क्या होता है, उत्तर पूर्वी भारत में क्या होता है, झूम होता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या होता है, दहिवा होता है। तो 101 का क्या हो जाएगा, एक का क्या हुआ है 4, बी का 2, तो ए सही हो जाएगा, ठीक है। 104 का क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए आगे, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में आ गया। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, तंबाकू निषेध दिवस दिया है आपका 5 मई को। तो तंबाकू निषेध दिवस जो आपका मनाया जाता है वो 31 मई को मनाया जाता है, ना कि 5 मई को। कब मनाया जाता है, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू पे पहली बार रोक किसने लगाया था, अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि तंबाकू पे सबसे पहले प्रतिबंध किसने लगाया था, तो तंबाकू पे सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था आपके जहांगीर ने, ठीक है। तंबाकू पे सबसे पहले प्रतिबंध किसने लगाया था, जहांगीर ने लगाया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो ये भी कभी सवाल जरूर पूछा जाएगा कि तंबाकू पर निषेध लगाने वाला पहला सुल्तान, पहला शासक कौन था, तो इस पे सबसे पहले जहांगीर ने ही रोक लगाई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, बताइए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है। तो भैया जब आपका हरित गृह प्रभाव होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है, बताइए। किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ जो है वो अधिकतम होता है, उष्णकटिबंधीय में या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सबसे ज्यादा जैव विविधता आपकी पाई जाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बरसात ज्यादा होती है तो विभिन्न प्रकार की स्पीसीज यहाँ पे पाए जाते हैं। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था, तो आप सबको पता है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था, 1980 में। अगर पूछे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था, तो 1972 में। पर्यावरण संरक्षण पूछे तो 1986 में, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण 1986 में, वन संरक्षण कब पारित किया था, तो वन संरक्षण 1980 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1972 में। जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, तो किससे है सबसे ज्यादा, प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों को जो काटा जा रहा था, तो जैव विविधता का सबसे ज्यादा संकट उसी से है। 109 का क्या सही हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा, ठीक है। आइए 110 नंबर सवाल आपके सामने है, कौन परिवर्तन के प्रमुख कारण है, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। जीवाश्म ईंधन की अधिकाधिक प्रज्वलन हो रही है, ये तो बिल्कुल सही है। तेल चलित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन हो रही है, ये भी सही है। सौर धधक में वृद्धि हो रही है, तो सौर ऊर्जा वृद्धि से आपका जलवायु परिवर्तन नहीं बढ़ता है। अत्यधिक वना उन्मूलन हो रहा है, ये भी सही है। तो ये 3 कारण है जिनके कारण जलवायु परिवर्तन आपका होता है, 1, 2 और 4। आगे बढ़िए, दिया है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी, बताइए। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना आपका कब किया गया था, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1996 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1996 में इसको किया गया था। कहां पे, तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। ये पार्क आपका कहां पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका स्थित है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये आपका स्थित है, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, बताइए। हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल या कोयला। तो सबसे कम
पर्यावरणीय प्रदूषण कौन करता है? हाइड्रोजन करता है। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए, चंदौली, जिम कॉर्बेट, गिर या दुधवा? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसी को पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता था? हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता था। हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको पहले जाना जाता है। उत्तराखंड में ये स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मैंने बता दिया आपको, 1936 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 1936 में इसको आपका स्थापित किया गया था। आगे देखिए, अधोलिखित में से कौन जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम? बताइए, जैविक का सही क्रम आपका 114 नंबर सवाल दे दिया है, पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें सबसे सही क्या है? जनसंख्या है, जनसंख्या से मिलकर समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र, इसके बाद भूदृश्य आपका। तो सी नंबर सवाल आपका सबसे सही संगठन का क्रम है। आगे देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से ग्रीन हाउस गैसों के बारे में दिया है और उनके स्रोत के बारे में दिया, पूछ रहा है 115 नंबर कि कौन सुमेलित नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया, ऑटोमोबाइल से निकलता है, गलत है। नाइट्रस ऑक्साइड से, ये सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सबसे ज्यादा है ना, वो आपके फ्रिज से और एसी से निकलता है सबसे ज्यादा। फ्रिज और एसी से सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका निकलता है, इस बात का ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। 116, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। बताइए, 116 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में इसके कारण आपका जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, इससे सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। तो ठीक है, बढ़ रहा है। ठीक है, मौसम की चरम दशा की बारंबारता और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पे गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो ए और आर दोनों सही है, और एक व्याख्या भी करता है। कैसे? कह रहा है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। आपके दिमाग में है कि जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव कैसे बढ़ सकता है? तो बढ़ रहा है सामाजिक तनाव। जलवायु परिवर्तन होगा तो ज्यादा वर्षा होगी, ज्यादा धूप होगी, ज्यादा ठंडी पड़ेगी, ज्यादा बरसात होगी, आंधी चक्रवात की संख्या ज्यादा होगी, तो तबाही ज्यादा होगी, तबाही ज्यादा होगी, खाने पीने की बर्बादी होगी, फसलें चौपट हो जाएंगी। इससे आपका सामाजिक तनाव बढ़ेगा, सीना झपटी बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, ये सारी चीजें बढ़ेंगी जब आपके पास संसाधन नहीं होंगे। तो इस प्रकार भारत में जलवायु परिवर्तन सामाजिक तनाव का बढ़ रहा है, ये चीजें सही है। ठीक, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश संबंधी जो सवाल पूछे गए हैं, बताइए, सूची 1 का उद्योग दिया है और केंद्र दिया, पीतल का सामान कहां होता है? बताइए, मुरादाबाद में होता है क्या? होता है। ठीक है, इसके अलावा खेल का सामान आपका मेरठ में होता है क्या? ए का 3 कहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और इसके अलावा दिया सलाई कहां पे हो जाएगा? बरेली में हो जाएगा। बी का 4 कहीं पे दिख रहा है क्या? दिख रहा है। सी का 1 दिख रहा है? दिख रहा है। डी का क्या दिख रहा है? डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में। ठीक है, चीज समझ में आ गई। तो उद्योग के बारे में दिया, उनके केंद्र कौन से शहर हैं आपके। खेल का सामान मेरठ में बनता है, दिया सलाई उद्योग बरेली में है, पीतल का सामान मुरादाबाद में बनता है, और नक्काशी की लकड़ी सहारनपुर में। 117 का बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, 118 नंबर सवाल आपके सामने है, कह रहा है सबके लिए सतत ऊर्जा का दशक है। बताइए, सबके लिए सतत ऊर्जा का जो दशक है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, सबके लिए सतत ऊर्जा का दशक पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको, इस दशक को घोषित किया गया था। कब से कब तक? तो 2014 से लेकर 2024 तक के दशक को क्या घोषित किया गया है? 2014 से लेकर 2024 तक के दशक को सतत ऊर्जा दशक घोषित किया गया है। आगे बढ़िए, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। बताइए, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या के कौशल विकास से नहीं, प्रभावी नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। ठीक है, तो सक्षम आपका क्या है? नवीन अप्रत्यक्ष एक कर नेटवर्क है, उसी से आपका ये संबंधित है। ठीक, आगे बढ़िए, स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। बताइए, स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? दूत निवेशकों के माध्यम से सही है, जोखिम युक्त पूंजी से ये भी सही है, भीड़ पोषण युक्त के माध्यम से ये भी सही, उपरोक्त सभी तो ये भी सही है। आगे बढ़िए, दिया निम्न में से किसके द्वारा
जनवरी 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया गया था। ये करंट अफेयर के सवाल आपके चालू हो गए। करंट अफेयर को बहुत तेजी से हम लोग डिस्कस करेंगे। 121 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछ रहा किसके द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा आपका सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है, बताइए। ब्रिक्स देशों ने मिलकर कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका चीन में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? ब्रिक्स देशों के द्वारा मिलकर। ठीक है, तो ये ब्रिक्स देशों ने मिलकर क्या कौन सा बैंक स्थापित किया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका स्थापित किया है। ठीक, 123 नंबर सवाल है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है, बताइए। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत इसमें से कौन शामिल नहीं है, यही आपसे पूछ रहा। विरासत चक्र है, रामायण चक्र, तटीय चक्र, इसमें सूफी चक्र आपका शामिल नहीं किया गया। ठीक, आगे बढ़िए। 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी कितनी निश्चित की गई, बताइए। कुशल श्रमिक जो हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी आपकी कितनी तय की गई है? तो 7400 रुपए प्रति माह तय की गई है। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी आपका 7400 रुपए प्रति माह तय किया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी स्रोत है। कितना परसेंट है ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो ये आपका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 70%। शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का द्वारा निजी चिकित्सा का ही यूज किया जाता है। 126 ऊर्जा गंगा परियोजना के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, बताइए। ऊर्जा गंगा परियोजना से संबंधित कौन से कथन आपके सही हैं? दिया है यह गैस पाइपलाइन परियोजना ठीक है, इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया, ये ठीक है। यह ईरान से भारत तक फैली है, यह आपका गलत है। केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। 126 का 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस योजना में कुल कितने राज्य शामिल हैं? तो इसमें कुल 5 राज्य शामिल हैं। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इस पे बहुत चर्चा करना नहीं है क्योंकि ये उस समय के लिए सही था, अभी के लिए बहुत ज्यादा सही है नहीं। ठीक है, 127 नंबर सवाल आपके सामने है। देखिए, पूछ रहा कि कौन सुमेलित नहीं है। उदय दिया विद्युत वितरण को करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण है। हृदय आपकी विरासत वाले शहरों का है, ठीक है, जान ही रहे हैं। अमृत आपके शहरों की मूलभूत संरचना है। स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल के लिए, ये आपका गलत है। ठीक है, वो स्वच्छता के लिए है। आगे देखिए, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? 128 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा कि कहां पे इसको आयोजित किया गया है। तो ये आपका कोपेनहेगन में किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा कन्फेडरेशन कप 2017 का विजयी देश था, बताइए। कौन सा देश फीफा कन्फेडरेशन वर्ल्ड कप को जीता था? तो ये आपका जर्मनी जीता था। आगे बढ़िए, 130 G20 शिखर सम्मेलनों के संबंध में कौन से कथन सही है, इस पे आपको विचार करना है। 130 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है। दिया है ये आपका जर्मनी में हुआ था, तो 2016 में आपका जर्मनी में हुआ था। ठीक है, आपका सही है। ये आपका 13वां था, नहीं है, ये 14वां था, ये भी आपका सही है। आगे बढ़िए, महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मिताली राज के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 131 नंबर सवाल आपके सामने है, इनमें से क्या सही है? सबसे पहले 6000 रन उन्होंने बनाया है, उन्होंने अपने प्रथम मैच में शतक बनाया, ये भी सही है। लगातार 7 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। सर्वाधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड उस समय उनके नाम नहीं था। 1 और 2 और 3, इस समय तीनों सही। ये सब करंट अफेयर के सवाल हैं। ठीक, आगे, निम्नलिखित देशों में से किसने भारत तथा यूएसए के साथ जुलाई 2017 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था, बताइए। मालाबार नौसैनिक अभ्यास किसके साथ होता है? आप सब पता है कि हमेशा आपका जापान के साथ ही होता है। 132 सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, बताइए। सतत विकास लक्ष्य इसमें आपका स्थान क्या था? 116वां था। 2016 का सवाल है। देश के प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली डेमो ट्रेन को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। कहां पे लॉन्च किया गया था? 134 नंबर सवाल आपसे यही पूछ रहा है। तो इसको सफदरगंज रेलवे स्टेशन पे आपका लॉन्च किया गया था। ये कहां पे है? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्यूचर वर्ग में 2017 का डैम डेविड पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है? तो वो थे आपके श्रीनिवास कुलकर्णी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंफ्रास्ट्रक्चर अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया जा रहा है? तो जापानी इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र को आपका स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गोरखपुर में। चलिए आगे बढ़िए, भारत का सबसे बड़ा माने जाने वाला वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला 2017 में कहां पे रखी गई? 137 नंबर सवाल है। तो ये आपका बनाया जा रहा है भोपाल में। ठीक है,
138 है, जून 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैनल के अध्यक्ष आपके कौन है? 138 नंबर सवाल आपके सामने है। इसके अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंजन। ठीक है, मई 2017 में उद्घाटन किए गए ढोला सदिया पुल की लंबाई कितनी है? बताइए, ढोला सदिया पुल की लंबाई आपकी कितनी है? तो इसकी लंबाई थी 9.15 किलोमीटर। ठीक, आगे, भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस चलेगी मुंबई से करमाली के बीच। ठीक है, 140 का क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, मुंबई से करमालिस के बीच में इसको चलाया जाएगा। ठीक, चलिए 141 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंचते हैं। देखिए, संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया, ये आपका अस्ताना में संपन्न हुआ था। करंट है इसलिए बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? बताइए, 9वें ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान देश आपका कौन था? चाइना था, याद रखिएगा। शहरी विकास मंत्रालय 2007 में जारी की गई सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को सर्वाधिक गंदा शहर का दर्जा दिया गया? बताइए, कौन सा शहर ऐसा है जिसको सर्वाधिक गंदा शहर बताया गया था? तो ये आपका गोंडा था, जो कि सर्वाधिक गंदा शहर की श्रेणी में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किसे 2016 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? बताइए, 2016 का सरस्वती सम्मान आपका दिया गया था महाबलेश्वर सैल को दिया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस 2017 की विषय वस्तु क्या है? 145 नंबर सवाल आपके सामने है। इसकी विषय वस्तु थी फैमिली प्लानिंग, इंपावरिंग पीपुल, डेवलपिंग नेशंस। आगे देखिए, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क 2017 में प्रकाशित विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत कौन सा विकास में सबसे सर्वाधिक प्रसन्न है? बताइए, प्रथम स्थान पे कौन है हैप्पीनेस इंडेक्स में? तो आप सबको पता है कि नॉर्वे सबसे खुशहाल देश है। इजराइल एवं फिलिस्तीन के मध्य शांति वार्ता हेतु अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का कहां पे हुआ था? बताइए, 2017 में यह सम्मेलन आपका 147 वाला कहां पे हुआ था? यह आपका कहां पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। आगे बढ़िए, 148, ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय आपका कौन सा है? तो ये आपके थे श्रीकांत, जिन्होंने पहली बार ये पुरस्कार जीता है। 149, किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू किया था? महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश ने, कर्नाटक ने या फिर तमिलनाडु में? तो ये आपका स्टार्ट किसने किया हुआ है? आपका कर्नाटक ने इसको शुरू किया था। लास्ट सवाल पे हम लोग आ गए हैं, 150 नंबर, विविध मिसलेनियस है। संस्थान के बारे में दिया, शहर के बारे में दिया है, इसको मिलाना है। तो देखिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहां पे है? झांसी में है। ठीक है, कहां पे है? झांसी में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पे? नई दिल्ली में है। बी का 4 कहीं पे दिख रहा है? बी का 4 आपको यहां पे दिख रहा है। और इसके अलावा वन अनुसंधान संस्थान कहां पे? देहरादून में। ए का आपका 3 हो गया, बी का 4 हो गया, और सी का क्या हो गया? 1 हो गया, और डी का क्या हो गया? 2 हो गया। यानी 150 का आपका क्या सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का आपका 150 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ठीक है, करंट अफेयर क्वेश्चन बाद में थे, इसलिए बहुत तेजी से डिस्कस कर लिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार की ट्रेंड एनालिसिस हो सकती है। 2017 का पेपर भी समाप्त हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग 2016 के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज भी हमारी चलाई जा रही है यूपी पीसीएस प्री परीक्षा को देखते हुए। ठीक है, वो क्लास आपकी लाइव होती है अपने टाइम पे, कल सुबह 9 बजे वो क्लास भी आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।